नमस्कार दोस्तों। आज दिनांक 18 मार्च 2021 को मैं ओनली सिविल सेवा टीम की तरफ से आपका स्वागत करता हूं। आज इंडियन एक्सप्रेस में एडिटोरियल में क्या काम का उसकी बात करते हैं। पहला आर्टिकल है ई कॉमर्स के बारे में, यानी ई कॉमर्स कंपनियां कैसे एमएसएमई को फायदा पहुंचा सकती हैं। सीधी सी बात है, आज हम बहुत सारे सामान मंगाते हैं ई कॉमर्स से ही, जैसे हो गया अमेजन, हो गया फ्लिपकार्ट, हो गया और भी ऐसे कई सारे हैं। जोमेटो भी है, ये भी ई कॉमर्स टाइप का ही कुछ है। जोमेटो, स्विगी, ये भी ई कॉमर्स ही है। मतलब इनकी हेल्प करते हैं। कौन लोग करते हैं? एमएसएमई, या ये एमएसएमई की हेल्प करते हैं। दोनों एक दूसरे से करते हैं। इंडिया में जो एक्सपोर्ट होता है उसका लगभग 60% एमएसएमई से ही जाता है, होके कहीं ना कहीं एमएसएमई उसमें इन्वॉल्व होती है। इसका मतलब साफ साफ है कि हमारे एक्सपोर्ट में अगर इतना बड़ा हिस्सा है एमएसएमई का, तो हमें इसको बढ़ावा जरूर देना चाहिए। उसको बढ़ावा कैसे दे सकते हैं? सीधी सी बात, पहली चीज डिजिटल एम्पावरमेंट करना चाहिए। डिजिटल एम्पावरमेंट मतलब अब कोई स्विगी वाला ही है, ठीक है, स्विगी एक एमएस ई कॉमर्स है। अब कोई होटल वाला अगर वो जानेगा कि कैसे हम स्विगी से अटैच हो सकते हैं, कैसे अपना सामान बेच सकते हैं, तो उसके लिए सबसे आसान हो जाएगा ये। और डिजिटली एम्पावर रहेगा, पता रहेगा तो कर लेगा। और ऐसे कस्टमर भी अगर कस्टमर भी अवेयर रहेगा कैसे, तो सीधे मंगा सकता है अपने घर पे, उसे बार बार होटल जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरी चीज आती है क्या है, एमएसएमई का जो ग्रोथ है वो कहीं ना कहीं हमें डायरेक्टली इफेक्ट करता जरूर है। जितना एमएसएमई बढ़ेगा, यानी चीज सामान बढ़ेंगे मार्केट में, उतना ही हमारे पास क्या होगा, ऑप्शन ज़्यादा अवेलेबल होंगे, तो सस्ते भी होंगे और अच्छे सामान मिल सकते हैं। दूसरी चीज़ हम ये देख लेते हैं कि एमएसएमई का ग्रोथ कैसे हुआ है, एमएसएमई तक हम पहुंचे कैसे। जब हम आज़ाद हुए थे, आज़ादी से पहले हमने देखा है लोग अपने घर में का मतलब अकेले एक आदमी जूता बना रहा है या कुछ कर रहा है। उसके बाद क्या हुआ, लोग घर में घर के मेंबर्स मिलके या 2-4 लोग अगल बगल के मिलकर काम करना चालू करते हैं। फिर क्या होता है, गाँव के बाहर एक छोटी सी इंडस्ट्री बना लेते हैं लोग, उसमें काम करते हैं। आज भी ऐसा हो रहा है, छोटी छोटी इंडस्ट्री में बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं। इस तरह एमएसएमई का ग्रोथ हुआ है इंडिया में। एमएसएमई से फायदा क्या है? इकोनॉमिक ग्रोथ होता है हमारा, लोगों को जॉब मिलती है, उनको पैसा पैसा मिलता है। ये तीन तो वो हैं जो लोगों के हैं। हमें क्या फायदा होता है? सीधी सी बात, सप्लाई चेन में ज़्यादा से ज़्यादा माल आ जाता है, तो उसकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है और हमारे पास ऑप्शन ज़्यादा अवेलेबल होते हैं। इसको हम कैसे और अच्छा कर सकते हैं? हमें एमएसएमई में कहीं ना कहीं ऑटोमेशन को बढ़ावा देना होगा, जिससे उसकी ग्रेटर एफिशिएंसी हो, मतलब एफिशिएंसी बढ़ती रहे। और क्या कर सकते हैं? एमएसएमई में जो ई कॉमर्स कंपनियां आती हैं, जैसे एक ही सामान खरीदने के लिए फ्लिपकार्ट भी है, अमेजन भी है, और भी जितनी ई कॉमर्स हैं, और ऑफलाइन वाले तो हैं ही, तो इससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग हो गए कि नहीं खरीदने के लिए। इससे क्या फ़ायदा होगा? जो बेचने वाला होगा उसको अच्छे दाम मिलेंगे, अगर बेचने वाले को अच्छे दाम मिलेंगे तो बनाने वाले को मिलेगा। और दूसरी बात, जो खरीदने वाला होगा उसको भी अच्छा मिलेगा। कई सारे लोग मिलकर आपस में कंपटीशन करेंगे और कम से कम दाम में देंगे। इसके फायदे क्या होंगे? मतलब मार्केट तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुँच हो जाएगी और ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। ट्रांसफॉर्मेशन होगा मिनिमम कॉस्ट पे, हमें कोशिश करना चाहिए कम से कम लगे। डिजिटल में इंफ्रास्ट्रक्चर में उतना ज़्यादा नहीं लगता जितना कि ऑफलाइन में लगता है। जो ऑफलाइन वाला है उसी का हम यूज़ कर लेते हैं। इनोवेशन और इन्वेस्टमेंट में हमें ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। दूसरा क्या है, सबसे अच्छी बात क्या है एमएसएमई के लिए, कि जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर उसमें कम लगता है। ई कॉमर्स में ई कॉमर्स कंपनियां खुद ही ला के देती हैं, आओ हमारे पास अपना सामान बेच दो, और हम घर से ही सब कुछ कर सकते हैं। दोनों, बेचने वाला भी खरीदने वाला भी, एमएसएमई एक मीडियल मैन की तरह हमारा काम करते हैं। इंडिया के लिए क्या करना चाहिए? इंडिया को सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट करे। क्योंकि इंडिया वैसे तो कहा जाता है सर्विस सेक्टर बहुत अच्छा है, लेकिन हमारी कंपनियां नहीं है उतनी ज़्यादा। कंपनियां बाहर की हैं, हम सिर्फ उनको सर्विस देते हैं। उसमें हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, डिजिटल में। और किसमें? मॉडर्न टेक्नोलॉजी में, जितना भी मॉडर्न हो सके। उससे फ़ायदा क्या होगा? देखिए, डेटा प्राइवेसी भी एक रूल है, कहीं ना कहीं वो भी बचेगा। हम इसमें आगे रहेंगे तो हमको दूसरे पर निर्भर नहीं होना पड़ेगा। और अभी जो मोदी जी कहते हैं वोकल फॉर लोकल, अगर हमें हमारा ही सामान सस्ते में मिल रहा होगा तो हम दूसरे का सामान क्यों लेंगे? हम खुद से निर्भर रहेंगे, तो यानी फ्यूचर भी हमारा सेफ रहेगा। और क्या क्या कर सकते हैं? ऑनलाइन अगर कस्टमर को मिलेगा सामान, तो उसके लिए क्या है, तो सीधी सी बात है, ऑनलाइन मिल रहा होगा तो वो चेक कर सकता है ना। जैसे मैं अगर मान लीजिए पटना में रहता हूँ, मुझे बनारस की साड़ी लेनी है, तो या तो मुझे बनारस जाना पड़ेगा, या तो फिर वहां से किसी को सामान लेके मंगाना पड़ेगा। उससे अच्छा मैं किसी भी ऑनलाइन पे देख ले रहा हूँ तो मुझे सामान मिल जा रहा है बनारस का। ऑनलाइन जाने आने का खर्चा निकाल दिया तो सस्ता ही पड़ेगा, ठीक है। और उस सेलर को जो बनारस में है वो अपना सामान पटना तक भेज पा रहा है एक मिडिल मैन की हेल्प से, तो ये फायदा है। एमएसएमई में जैसे कई सारे एमएसएमई होते हैं, स्टार्टअप्स भी एक तरह की एमएसएमई भी है। ई कॉमर्स से कैसे फायदा है? स्टार्टअप्स को फायदा होता है, यंग ब्रांड्स को भी फायदा होता है। छोटे से उससे फ्लिपकार्ट पे आ गया तो उसके बाद कई लोग जान गए और उसके बाद वो ब्रांड नाम हो जाता है। और कैसे ई कॉमर्स फायदा करती हैं? जब एमएसएमई का विकास होगा तो सीधी सी बात है, लोगों के पास ज़्यादा से ज़्यादा जॉब होगी तो ज़्यादा से ज़्यादा पैसे लोगों के पास जाएंगे, तो इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी बढ़ेगी। इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी बढ़ेगी तो ऊपर से लेकर नीचे तक हर कोई ना
इकोनॉमी में अपना रोल प्ले कर सकता है ना, तो इंक्लूसिव ग्रोथ भी होगा। एमएसएमई का और फायदा क्या है, जैसे एमएसएमई कहाँ से जुड़े हैं, सामान बनाते हैं और वो ई कॉमर्स कंपनियों को बेच देंगे। ई कॉमर्स कंपनी को बेच देने का साफ साफ मतलब क्या है, ई कॉमर्स कंपनी अपने पास होती नहीं, हमको देती है। तो ट्रेडिशनल से मार्केट उन्होंने तो सिर्फ फिजिकली बेचा है और उस फिजिकल से हमको ऐप पे मिल जाता तो हमको मॉडर्न में मिल जा रहा है, तो ट्रेडिशनल से मॉडर्न भी हो जाएगा बाजार। कुछ हर्डल्स हैं, उनके लिए सजेशंस हैं, जैसे एमएसएमई जो ऑनलाइन रजिस्टर कराते हैं उनको जीएसटी का फायदा बहुत कम मिलता है, 40 लाख के ऊपर, जबकि ऑफलाइन वालों को मिलता है, तो इसको हमें कम करना चाहिए। दूसरा एक रूल होता है कि प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, मतलब आप कहाँ से बिजनेस कर रहे हैं। जैसे जो गोदाम से बिजनेस कर रहा है, कई सारे ई कॉमर्स कंपनियों को बेच रहा होगा, उसके लिए तो दुविधा है। इस चीज को हम क्या कर सकते हैं, रिप्लेस प्लेस ऑफ कम्युनिकेशन, मतलब उसका ऑफिस, सिर्फ ऑफिस कहाँ पर है, अगर पता हो कि यहाँ पे ऑफिस है, यहाँ पे आप बात कर सकते हैं, तो इससे आसान हो जाएगा। गवर्नमेंट सेक्टर में जब मान लीजिए जीएसटी के लिए हमको रजिस्टर करना है तो पता पूछते हैं, पूरा पता लगे कहाँ गोदाम है, कहाँ बना, ये सब। इन सबसे अच्छा है कि आपका ऑफिस कहाँ है, सिर्फ एक चीज पता चल जाए, कॉफी है। और हम क्या कर सकते हैं, जो एमएसएमईज होती हैं वो बहुत छोटे स्तर पे काम करती हैं, तो उन्हें डिजिटल के बारे में बहुत ज़्यादा पता नहीं होता, या इन कॉमर्स कंपनियों के बारे में नहीं पता होता कि ई कॉमर्स कंपनियां काम कैसे करती हैं। उसके लिए हमें उन्हें सपोर्ट करना चाहिए कि आखिर ये काम कैसे करती हैं, क्या आप अकाउंट खोलिए और कहाँ कहाँ कैसे अटैच करिए, जिससे आसानी से वो अपना सामान ई कॉमर्स को बेच सकें, ई कॉमर्स हमको दे सके। सीधी सी बात है। सरकार को क्या करना चाहिए इसमें, दोनों इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल और फिजिकल, दोनों इंफ्रास्ट्रक्चर पर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना है, जैसे रोड, सड़क, ये सब बनानी चाहिए। टेली कम्युनिकेशन भी बनाना चाहिए, टेली नेटवर्क, मतलब नेटवर्क रहे जिससे नेट चल सके, तभी तो काम होगा। पता नेटवर्क ही नहीं है तो कोई कहाँ जाएगा। और सरकार को ऐसी पॉलिसी बनानी चाहिए जिससे एक्सपोर्ट बढ़े। सीधी सी बात, जिसका 60% एमएसएमईज का है, अगर एमएसएमईज ई कॉमर्स कंपनी की हेल्प से करना चाहते हैं, अपना एक्सपोर्ट बढ़ाना चाहते हैं, तो ऐसी पॉलिसी बनानी चाहिए जो एमएसएमईज को हेल्प करें कि वो ई कॉमर्स की हेल्प से, ई कॉमर्स कंपनीज या ई कॉमर्स जिसको कहिए, उनकी हेल्प से बाहर सामान अपना बेच सके। चलते हैं नेक्स्ट। दूसरा है स्टेट का बजट। सीधी इसमें क्या है, लेखक ये कहना चाहते हैं कि पिछले साल पेंडेमिक के कारण सरकारों के पास पैसा कम आया है, अगर कम आया तो वो खर्चे कम करेंगे। अब पेंडेमिक कारण खर्चे कम करेंगे, ये तो सरकार की अपनी मजबूरी, लेकिन जनता की क्या है, बहुत सारे लोगों ने रोजगार खो दिया है। तो जब तक बाजार में, या कहते हैं हमारे मार्केट में ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं होगा, तब तक उनको जॉब वापस कैसे मिलेगी। तो कहीं ना कहीं हम फंस जाएंगे ना अप्स एंड डाउन्स में। तो इसके लिए पब्लिक सेक्टर को ज्यादा स्पेंड करना चाहिए। कि प्राइवेट के पास भी कमी है, क्योंकि हमारे यहाँ भी पूरी फुल्ली प्राइवेटाइज तो है नहीं, बहुत सारे हर्डल्स आते हैं उनको, तो वो डायरेक्टली अचानक में आके हमारे यहाँ सब कुछ इन्वेस्ट करने लगेंगे, ये तो संभव नहीं है। तो इसका साफ साफ मतलब है कि पब्लिक सेक्टर को ज्यादा इन्वेस्ट करना चाहिए। देखिए होता क्या है कि बजट में दिखेगा कि हो सकता है पिछले साल 20 लाख करोड़ का, तो इस बार 21 लाख करोड़, देखने में लगेगा कि बढ़ा है पैसा, लेकिन होता कि अगर इन्फ्लेशन को भी हम कैलकुलेट करें तो पता चलता है कि बढ़ा नहीं है, जितना बढ़ना चाहिए था उतना नहीं बढ़ा, बहुत थोड़ा सा बढ़ा। बहुत थोड़े से काम नहीं चलेगा, खासकर पेंडेमिक के बाद ज्यादा लोगों को रोजगार के, तो उन सभी को रोजगार चाहिए, और नए जो हो रहे हैं जिनको रोजगार चाहिए उनको भी तो चाहिए, तो यानी सबको करना पड़ेगा। और स्टेट, इसमें स्टेट के बारे में बताया गया, स्टेट ने कम किया है कहीं ना कहीं। स्टेट के पास समस्या क्या और क्या हुई, उनका आय कम हुई है। दूसरा समस्या क्या है, आय कम हुई है, और सरकार ने जो हम एक्सटर्नल बोरोइंग, मतलब बाहरी बाजार से वो जो उधार ले सकते थे, उस पर भी लिमिट लगा दी है। 15वें फाइनेंस कमीशन ने जैसा कहा है 3 से 5%, अगले 25 से 3% लाना, इन्होंने 3 से 5% कहा तो है, लेकिन कुछ कंडीशन डाली है कि अगर ये काम आप करेंगे तभी आप ज्यादा से ज्यादा बाहर से उधार ले सकते हैं। दूसरा, इसका घाटा उन क्षेत्रों को, यानी उन राज्यों को ज्यादा है जहां पे पहले से ही विकास दर कम है, जैसे बिहार हो गया, यूपी हो गया, इनको घाटा है क्योंकि इनकी उतनी ज्यादा आय हुई ही नहीं है, और इनका जो डेवलपमेंट का रिकॉर्ड है वो भी अच्छा नहीं है, यानी ये ज्यादा बारगेनिंग कर ही नहीं सकते, जबकि इनको ज्यादा उधार लेने की जरूरत है। अब एक बात आती है फिजिकल मार्कमैनशिप। इसका मतलब ये है डिटोरेशन, मतलब कम होना। फिजिकल मार्कमैनशिप का मतलब सिर्फ इतना है कि भविष्य में जिस हिसाब से जरूरत है कि हमारा जो खर्चा हो, सरकारी खर्चा, वो बढ़े, लेकिन वो दिखेगा तो फिगर्स में दिखेगा, लेकिन रियलिटी में वो बढ़ नहीं रहा होगा, वो घट ही रहा होगा, मतलब उसका जो फायदा होगा वो कम ही होगा। बस आज इतना ही है, आगे और आएगा, आगे पढ़ लेंगे। इसके बाद गवर्नमेंट को क्या करना है, गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि हाईवे ज्यादा बनाए। अब हाईवे ज्यादा बनाए तो उसके फायदे क्या है, सीधी सी बात है, ज्यादा सड़कें होंगी तो दोनों चीज का, पब्लिक का भी स्मूथ आसान होगा, और जो हमारे गुड्स होते हैं वो भी आसानी से इधर से जा सकते हैं। जैसे हम मानते हैं अभी शहर में अगर आप रहते हैं तो कोई बात नहीं, तो आपके 1-2 किलोमीटर में स्कूल मिल जाएगा। गाँव में क्या होता है, प्राइमरी स्कूल तो है, लेकिन जैसे ही हाई स्कूल या सेकेंडरी हाई स्कूल या ग्रेजुएशन करना होता है तो उन्हें 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, हो सकता है 20-20 किलोमीटर तक दूर तक जाना पड़ता है पढ़ने। तो इसके लिए अगर रोड नहीं होगा तो कैसे जा सकते हैं, तो रोड, इसलिए सरकार ने कोशिश किया है कि इस बजट में जो पिछला बजट आया है उस पर इंफ्रास्ट्रक्चर पर ज्यादा ध्यान दिया है कि इंफ्रास्ट्रक्चर पर ज्यादा करें। इससे फायदा आम लोगों को होगा,
मतलब हम सबको होगा। दो चीजें होती है, एक मोबिलिटी इंडेक्स होता है, दूसरा होता है एक्सेस डिस्टेंस इंडेक्स। मोबिलिटी इंडेक्स का मतलब साफ साफ है कि मान लीजिए आपको अपने ही शहर में एक जगह से दूसरी जगह तक जाना है, तो कितना टाइम लग रहा है जाने के लिए, वो होता है मोबिलिटी इंडेक्स। एवरेज स्पीड, टाइम के हिसाब से एवरेज स्पीड जैसा होगा वैसा टाइम लगेगा। दूसरा होता है एक्सेस डिस्टेंस मोबिलिटी, मतलब एक जगह से दूसरी जगह ही जाना था। पहले क्या है, सीधा सीधा रास्ता नहीं है जाने का, घूम के जाना पड़ता है एक मोहल्ले से दूसरे में वापस। मतलब होता नहीं कि आप गए कहीं और डब्लू आकार में जा रहे हैं, पहले और जा रहे हैं फिर आगे जा रहे हैं, मतलब ए से बी जा रहे हैं, बी से सी जा रहे हैं, सी से तब डी जा रहे हैं। एक रास्ता ये है, एक रास्ता ए से सी गए, सी से डी चले गए। तो ए से जो बी से सी जाना पड़ रहा था, ये जो जाना पड़ रहा है ये एक्स्ट्रा है ना, इसका जब कम हो सके, जितना एक कम हो जाता है यही एक्स कहलाता है। अगर ज्यादा चलना पड़ रहा है तो एक्सेस है, तो डिस्टेंस का इंडेक्स एक्सेस है, तो हमें क्या होना चाहिए, ये कम से कम होना, जितना कम उतना फायदेमंद होता है। एक मोबिलिटी इंडेक्स में हम रोड की क्वालिटी पता करते हैं, और जबकि एक्सेस डिस्टेंस इंडेक्स में हम पता करते हैं कनेक्टिविटी, कितना ज्यादा कनेक्टेड है, मतलब कितना ज्यादा डेंस। जैसे दिल्ली में कहीं जाना, वो कितना सारे रोड है, मतलब कई सारे रास्ते हैं, हम आसानी से हर जगह पहुंच सकते हैं। वहीं दिल्ली से अलग ग्रेटर नोएडा में थोड़ा, और अगर यूपी के और राज्यों में और मतलब डिस्ट्रिक्ट में आ जाए तो वहां और भी कम है। इनके हिसाब से ICAR ने जो रिसर्च किया उसमें पता चला कि तमिलनाडु इन तीनों मामलों में अच्छा है। महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश तुलना कीजिए, उत्तर प्रदेश इन सब में थोड़ा इंडेक्स उतना अच्छा नहीं जितना होना चाहिए था। अब जेंडर के ऊपर दिया गया है। हाई कोर्ट ने, केरला के हाई कोर्ट ने कहा है NCC में आप ट्रांसजेंडर को इसलिए मना नहीं कर सकते कि वो ट्रांसजेंडर, उनका कोई जेंडर नहीं है, क्योंकि NCC एक्ट 1948 में कहा गया है कि सिर्फ और सिर्फ उन्हीं मेंबर्स को इसमें NCC में भाग लेने के लिए कहा जाएगा जिनका सेक्स मेल हो या फीमेल हो, दोनों को, और इनके सिवाय किसी और को उसमें एनरोलमेंट नहीं दिया जाएगा। इसी कारण NCC ने मना कर दिया था। तो ये ट्रांसजेंडर के जो भी पर्सन थे वो हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट ने कहा इस हिसाब से नहीं कर सकते, 1948 को आज से कंपेयर नहीं कर सकते। आज अलग है, पहले सिर्फ मेल जाते थे, फिर फीमेल को दिया गया, ऐसे अब ट्रांसजेंडर को भी उसमें पार्टिसिपेशन का मौका जरूर देना चाहिए। कहीं ना कहीं राइट टू इक्वलिटी की बात है, एंड पर्सनल लिबर्टी की, जो आर्टिकल 21 है इसके आधार पे। और एक लैंडमार्क जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का 2014 में जो आया था, उसमें क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है कि जो पर्सन है, जो ट्रांसजेंडर, वो खुद से अपना रिकॉग्नाइज कर सकता है, क्या है उसमें कुछ शर्तें हैं, उस हिसाब से वो कर सकता है कि वो फीमेल में रहना चाहता है, मेल में रहना चाहता है, इन दोनों में किसी में भी। और इसी को आधार बना के 2019 में एक एक्ट बनाया गया है, ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एक्ट 2019। उसको उसमें रखा गया है कि कैसे वो रह सकते हैं कहीं जगह। इससे कुछ अगेंस्ट में आर्गूमेंट हो सकते हैं, जैसे मान लीजिए कोई ट्रांसजेंडर वो फीमेल बताता है अपने आप को, फीमेल रिकॉग्नाइज करा लेता है, अब जिस भी कैडर में वो रह रहा है वो फीमेल के साथ रहेगा, तो फीमेल्स है, रियल फीमेल्स है, मतलब उनका सेक्सी फीमेल, उनके साथ समस्या है, तो मतलब वो ट्रांसजेंडर है और उनकी भी सोवर्निटी हर होती है। अगेंस्ट में आप 1-2 आर्टिकल लिख सकते हैं, बाकी ये ट्रांसजेंडर की इक्वलिटी के ऊपर, खासकर ट्रांसजेंडर की अगर लिखना हो तो ये यूजफुल है। नेक्स्ट क्या है, जैसे कोविड-19 का जो वैक्सीनेशन हो रहा है, इस वैक्सीनेशन में समस्या क्या है, बहुत सारे लोग आए दिन खबर आती है ये मर गए, इस कारण मर गए, इनकी उस कारण मौत हो गई, और कहीं ना कहीं उसको कोविड-19 से जोड़ के रख देते हैं कि वैक्सीनेशन कारण हुआ। इससे वैक्सीन से हेजिटेंसी हो रही है, मतलब लोग उसको लगवाने में हिचकिचा रहे हैं, जबकि ये फायदेमंद है। तो इसके लिए क्या होना चाहिए, लोगों के बीच में चर्चा होनी चाहिए। जैसे बहुत समय पहले पोलियो लगवाने से लोग बहुत हिचकिचाते थे, लोग कहते थे मतलब इससे बहुत सारी बीमारी और हो जाएगी, आदमी ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, लेकिन जैसे जैसे उसका रिजल्ट सामने आता गया, डेटा और सामने आता गया, लोग इससे लगवाने लगे। आज छोटे बच्चे लगवा लेते हैं, जब छोटे बच्चे को ऐसे भी दवाई खिलाना हो, कोई छोटी दवाई भी खिलाना हो, तो लोग बहुत हिचकिचाते हैं, जबकि आज वैक्सीन लगवा लेते हैं, बहुत अवेयरनेस फैल चुकी है, क्योंकि डेटा आ गया। अब सरकार भी क्या करे, धीरे धीरे डेटा भेज रही है, मतलब पब्लिक डोमेन में रख रही है, कितना फायदा हुआ, किसको लगा, क्या हुआ, ये सब दे रही है। और ये देखा गया है, UN ने भी देखा है कि जब बहुत बड़े स्केल पे हम इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम करते हैं, जैसे यही वैक्सीनेशन करते हैं, तो लोगों में पहले डर रहता है, लोग पहले इससे बचते हैं, लेकिन धीरे धीरे इसका अपनाने लगते हैं। जैसे 2014 में जब मिशन इंद्रधनुष चलाया गया, तो क्या हुआ, लोगों ने इसके धीरे धीरे अपनाना चालू किया, उनका बिहेवियर में चेंज आया। वैक्सीन से और बहुत सारी चीजें हैं, वैक्सीन को हम अगर इसके हेजिटेंसी को कम करना चाहते हैं तो हमें लोगों में बात करना बढ़ाना होगा। इंस्पायरेशन फ्रॉम पास्ट लेसन, हमने पहले से जो सीखा है उसको हमें आगे यूज करना होगा। लोगों से बात करो, मास मीडिया मतलब यही है, मोबाइल, सोशल मीडिया, इन सब में जाना चाहिए। लीडर्स जो हैं लोकल वो कहें, प्राइवेट सेक्टर के जो हैं सेलिब्रिटीज हैं, ये सब कहें कि हाँ ये सब अच्छी बात है, हमने लगवा लिया, वही जो आजकल चल रहा है, मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया, आपने लिया कि नहीं, इस टाइप में, इससे भी फायदे होंगे, तो वैक्सीन हेजिटेंसी कम होगी। नेक्स्ट आर्टिकल जो कि सिर्फ ये गवर्नमेंट जो कह रही है प्राइवेटाइज करेंगे, इसके ऊपर इसमें बताया गया मोनेटाइजेशन के फायदे क्या है। इससे ईज ऑफ फाइनेंसिंग कांस्टेंट होगा, मतलब सरकार का कहीं ना कहीं घाटा घटेगा और पब्लिक को ज्यादा से ज्यादा फायदा होगा। इसी के बारे में सरकार ने नीति आयोग से कहा नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन बताइए, मतलब कहाँ कहाँ कितना हम खर्च कर सकते हैं, किसको कितना मोनेटाइज, इसके बारे में बताया। बस आज का इतना ही। थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।